चीन आधिकारिक तौर पर कहता है वह ईरान से तेल नहीं खरीदता। फिर मलेशिया इतना तेल कहां से एक्सपोर्ट कर रहा है जितना उसका उत्पादन भी नहीं है। 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, आप इसे मैप पर एक उंगली से ढक सकते हैं और इस एक उंगली के नीचे दबा है दुनिया का 20% तेल। 20 से 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी और दूसरी तरफ एक देश जिसने ये कहा 1 लीटर तेल भी नहीं जाएगा। धरती के सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन तय करता है, और यहीं अटके हैं 400 जहाज, अरबों डॉलर का तेल और दुनिया की अर्थव्यवस्था। 13 जहाज डूब चुके हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 के पार पहुंच चुका है और अभी भी दुनिया को ये नहीं पता ये कहां रुकेगा। लेकिन असली सवाल ये आखिर हुआ ही क्यों? नमस्कार साथियों, मैं रत्नेश। ये सिर्फ एक खाड़ी का बंद होना नहीं, ये है एक केयरफुली प्लान्ड, दशकों लंबा एक साइलेंट वॉर का क्लाइमेक्स। साल 2018, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक घोषणा और ईरान पर पड़ा मैक्सिमम प्रेशर। एक अनाउंसमेंट, कोई भी उनका तेल नहीं खरीदेगा। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर, बिना किसी हथियार के, बिना किसी मिसाइल के। लेकिन असली युद्ध चल रहा था सैंक्शन, शैडो फ्लीट और एक छूट के जरिए। चाइना ने इसका विरोध किया और ईरान के साथ अपने व्यापार जारी रखने की बात कही। लेकिन क्या यह सिर्फ ऑफिशियल था? चीन को पीसफुल राइजिंग पावर कहा जाता है और इस पीसफुल राइजिंग पावर ने अमेरिका के सैंक्शंस को तोड़ने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं। एक शैडो एम्पायर, बिना नाम के, बिना एड्रेस के, बिना किसी पेपर ट्रायल के। और इस शैडो एम्पायर ने 2018 से 2024 के बीच लगभग $193 बिलियन के ऑयल को मूव किया। ऑफिशियली कोई कुछ नहीं जानता था आखिर कैसे अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। असली वजह तेल, परमाणु हथियार, रीजनल सिक्योरिटी या फिर चाइना। चीन ऑफिशियली कहता है वह ईरान से तेल नहीं खरीदता। फिर मलेशिया इतना तेल कहां से एक्सपोर्ट कर रहा है जितना उसका उत्पादन भी नहीं है। साल 2024, मलेशिया ने चीन को 10.3 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया। लेकिन मलेशिया का उत्पादन केवल 5,35,000 बैरल पर डे ही है। तो बाकी का तेल आया कहां से? इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। ईरान के टैंकर खार्ग में लोड होते हैं, पर्शियन गल्फ से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके अरब सागर में निकल जाता है। फिर इस जहाज का AIS ट्रैकर, जिसे जहाज का GPS कहते हैं, बंद किया जाता है और ये जहाज पहुंचता है मलेशिया के तट पर। रात के अंधेरे में तेल ट्रांसफर किया जाता है एक टैंकर से दूसरे टैंकर में। अब नया टैंकर पे नया लेबल, ओरिजिन मलेशिया। अब ये टैंकर चीन के शेंगडोंग प्रोविंस में पहुंचते हैं। ऑफिशियली ईरान का एक भी बैरल नहीं। और इस तरह 2018 से 2024 के बीच चीन ने $193 बिलियन का तेल मूव किया बिना किसी ऑफिशियल डाटा को दिखाए। चीन 1.3 मिलियन बैरल पर डे तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। छूट पर $10 पर बैरल सस्ता तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। हर दिन 10 से 14 मिलियन की बचत, और साल में ये आंकड़ा अरबों डॉलर तक पहुंच जाता है। चीन के शेंगडोंग प्रोविंस में हजारों छोटी तेल रिफाइनरीज हैं। इन्हें टी पॉट्स कहा जाता है। इन टी पॉट्स रिफाइनरीज का पूरा मॉडल है सैंक्शन तेल सस्ते में खरीदो, रिफाइन करो और बेचो। ईरान से भी सस्ता, वेनेजुएला से भी सस्ता और रशिया के प्राइस कैप टैक्स से नीचे। 2025 में 2.6 मिलियन बैरल पर डे सैंक्शन के बावजूद। ईरान का 2025 में सिर्फ एक कस्टमर
90% तेल का व्यापार। चीन की यह ट्रेड डील केवल ईरान के साथ ही नहीं थी। चीन $625 बिलियन क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा था और चीन का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पेनिट्रेशन 51% तक पहुंच चुका है, यानी 2030 का रिन्यूएबल टारगेट 6 साल पहले पूरा हो चुका है। तो फिर चीन तेल के लिए क्यों लड़ेगा? जवाब है, यह लड़ाई तेल की नहीं, कंट्रोल की है। सैंक्शन ऑयल चीन को सस्ता मिलता है, मतलब इंडस्ट्रियल एडवांटेज, चीपर मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल डोमिनेंस। चीन ईरान से तेल खरीद रहा था, मैन्युफैक्चरिंग में एडवांटेज ले रहा था, टेक्नोलॉजी के रेस में आगे बढ़ रहा था और यह बात किसी ने ऑफिशियली नहीं कही, लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलते। अब एक ट्विस्ट, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व। चीन ने 50 से 60 बिलियन डॉलर वेनेजुएला में इन्वेस्ट किया। वेनेजुएला तेल से रीपे करता, मतलब निकोलस मादुरो की सरकार के समय वेनेजुएला का तेल मुख्यतः चीन को जाता था। ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला में सैनिक कार्यवाही की, निकोलस मादुरो हटाए गए। अमेरिका के हिसाब से वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। ट्रंप ने पब्लिकली कहा अब ये तेल अमेरिका लेगा। तो फिर ये आजादी हुई या लूट, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। वेनेजुएला का लगभग 80% क्रूड ऑयल जो चीन को जाता था अटक गया और चीन का दिया हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज प्लस इन्वेस्टमेंट पूरी तरह फंस चुका है। रातों रात कीमत छूट का फायदा सिमट गया। जिस छूट पर चीन निर्भर करता था वह रातों रात $20 से $3 पर बैरल तक आ। यह बड़ी बात न लगे, लेकिन जब बात प्रतिदिन लाखों बैरल डॉलर की हो तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। और चीन की टी पॉट्स रिफाइनरीज, अब उनका सस्ता तेल कहां से आएगा? हॉर्मुज की खाड़ी एक 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी और दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन। 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया, खामेनेई मारे गए और IRGC ने कहा 1 लीटर तेल भी नहीं जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक 90% गिर गया। 13 जहाज स्ट्राइक हुए। क्रूड ऑयल $126 के पार पहुंचा, लेकिन दुनिया की जरूरत 20 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल की और अब ये रुक गया। हॉर्मुज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यही इसकी ताकत है और यही इसका खतरा भी। इन सब में एक साइलेंट विनर, G7 ने रूस पर $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया। नतीजा, रूस ने अल्टरनेटिव्स ढूंढे। चीन और इंडिया ने रूस से ज्यादा तेल खरीदा। यूएस ने ईरान पर मैक्सिमम सैंक्शंस लगाए, लेकिन $193 बिलियन का तेल फिर भी मूव हुआ। और इन सब में रूस और चाइना ने एक डील साइन की, साइबेरिया पाइपलाइन 2, और इसमें रशिया का लेवरेज मैक्सिमम था। तो यह लड़ाई आखिर किस बारे में? तेल के बारे में है या किसी और के? अब हॉर्मुज बंद है, क्रूड ऑयल $120 के पार है, ग्लोबल सप्लाई चेन हिल रही है और दुनिया की इकोनॉमी एक 33 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर डिपेंड है। आज के असली हथियार कुछ और ही हैं। सप्लाई चेन कंट्रोल। जो देश सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा वह दुनिया को ब्लैकमेल भी कर सकता है। सप्लाई चेन, ऑयल रूट, फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी जो इन्हें कंट्रोल करेगा वह 21वीं सदी को कंट्रोल करेगा। एनर्जी प्राइसिंग पर $10 पर बैरल का डिस्काउंट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और दुश्मन की इकोनॉमी को क्रैश करता है। शिपिंग लेन्स यानी हॉर्मुज, स्वेज, पनामा, मलक्का, इन सबको ब्लॉक कर दो और ट्रेड रुक जाता है। लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर बैन करो, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट रुक जाता है।
चीन को सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं मिलेंगे तो एआई रेस में पीछे हो जाएगा और न्यूक्लियर बॉम्ब्स ये आखिरी विकल्प है। लेकिन ये वेपन्स डेली यूज में आते हैं और इनके असर से कोई बचता हुआ नहीं दिखता है। और हम कहाँ? इंडिया ने 2025 में ईरानियन ऑयल कम किया और यूएस का ऑयल, तो यह स्ट्रेटेजिक मूव है या फिर प्रेशर में उठाया गया एक कदम। भारत होर्मुज का इस्तेमाल अपने इंपोर्ट्स के लिए करता है। गल्फ से आने वाला तेल होर्मुज होकर गुजरता है और इसका $120 पर बैरल के पार होना इकोनॉमी पे डायरेक्ट प्रेशर, ट्रेड डेफिसिट, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में उछाल। तो इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है? अब युद्ध के जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। जब जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में उछाल आता है। हथियार बनाने वालों को मिलता है इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट डील्स। सिर्फ तबाही नहीं है, यह डिमांड है और डिमांड से प्रॉफिट्स जनरेट होता है। लड़ाई बढ़ती है, तेल, गैस, शिपिंग चार्जेस सब बढ़ते हैं और महंगाई दुनिया भर में फैल जाती है। और इस एनर्जी एक्सपोर्ट के उतार चढ़ाव से फायदा होता है ऑयल एक्सपोर्टर्स को, कमोडिटी ट्रेडर्स को और स्ट्रेटेजिक एनर्जी ब्लॉक्स। हर बड़ा युद्ध टेक्नोलॉजी को तेज करता है। न्यूक्लियर, एक सर्विलांस सिस्टम, एआई से चलने वाले डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स का दबदबा। जब लोगों को खतरा महसूस होता है तो सरकारों को ज्यादा अधिकार मिलते हैं, जैसे इमरजेंसी पावर, सर्विलांस एक्सपेंशन, नेशनल सिक्योरिटी का लॉ डिसाइड करना और बजट को रीएलोकेट करना। डर पावर को सेंट्रलाइज कर देता है और सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम को एक नया आकार देती है। मीडिया का दबदबा होता है, नैरेटिव्स को कंट्रोल किया जाता है, पॉलिटिकल ओपिनियन बनता है, पॉलिसी को कंट्रोल किया जाता है। तो युद्ध के आखिरी विजेता कौन? ईरान और इजराइल का संघर्ष एक वास्तविक खतरा है। युद्ध की पीड़ा, युद्ध के कष्ट वास्तविक हैं। युद्ध की शुरुआत सुरक्षा, प्रतिशोध या विचारधारा के नाम पर हो सकती है, लेकिन जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो यह पावर, पैसा और कंट्रोल के पूरे इकोसिस्टम को एक्टिव कर देता है। तो इस अस्थिरता से लाभ उठाने की स्थिति में कौन खड़ा है? जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, 82 मिलियन बैरल तेल समुद्र में तैर रहा है, एंकर्ड, वेटिंग, न बिका न डिलीवर हुआ। अब यह तेल कहां जाएगा कोई नहीं जानता और यही सबसे डेंजरस सिचुएशन। अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी तो आप उन कुछ प्रतिशत लोगों में हैं जो यह समझते हैं कि वास्तव में दुनिया कैसे काम करती है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। अगला वीडियो मलक्का जलडमरू मध्य होर्मुज से भी ज्यादा खतरे। मिलते हैं। जय हिंद, शब्बा खैर।